हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू फॉर दिस स्पेशल सेशन फॉर नीट। और इस सेशन में आपको मैं बताने जा रहा हूं हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट इन सच अ वे दैट यू कैन स्कोर 600 प्लस मार्क्स। तो ये अपने आप में एक बहुत अहमियत रखता है कि आप 600 से ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं। अगर 600 से कम अंक हैं आपके, तो आपका किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। स्टेट कोटा में आपको मौका मिल सकता है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में 600 का स्कोर एक सेफ स्कोर माना जाता है। और अगर अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको 600 प्लस का स्कोर लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 600 प्लस का स्कोर बनाए रख सकें। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एटलीस्ट गेट 600 प्लस मार्क्स इन योर नीट एग्जामिनेशन, एंड दिस शुड बी योर मिनिमम टारगेट। तो इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक तरीके से चलना पड़ेगा और एक ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा जिसके थ्रू ये कम से कम इंश्योर हो कि आप 600 प्लस मार्क्स जरूर ले आए। तो लेट्स सी क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नीट का जो ये एग्जाम होता है, इसमें बेसिकली आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। सो यू हैव फिजिक्स, then you have chemistry, and then you have zoology and botany। हम बात करेंगे चारों सब्जेक्ट्स की और हम देखेंगे कि कैसे आप 600 प्लस का टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट these सब्जेक्ट्स इन लिटिल बिट ऑफ डिटेल, और इनकी इंट्रिकेसीज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम बात करेंगे फिजिक्स की। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चारों ही सब्जेक्ट्स में यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव टू सिक्योर एज मच मार्क्स एज पॉसिबल। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। लेकिन हर बच्चे के चारों सब्जेक्ट्स स्ट्रांग नहीं होते। खासकर अगर मैं बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको समझ में आनी चाहिए वो ये कि ज्यादातर नीट के एस्पिरेंट्स का फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बहुत कम ऐसे नीट एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका फिजिक्स भी स्ट्रांग हो। अदरवाइज नॉर्मली जूलॉजी बॉटनी अच्छी होती है, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक होता है, बट ज्यादातर स्टूडेंट्स का फिजिक्स उतना स्ट्रांग नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फिजिक्स अच्छा होता है लेकिन केमिस्ट्री उतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो ऐसे केसेस में आपको स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि अगर कोई सब्जेक्ट आपका वीक भी रह जाए तो भी आप मिनिमम 600 प्लस तक कैसे पहुंचे। तो लेट्स सी दैट। सपोज हम बात करें ज्यादातर बच्चों की जिनका फिजिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है। आपको ये मालूम है कि चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, चारों ही, आप ध्यान से देखेंगे, चारों ही 180 मार्क्स के होते हैं। तो ऑल ऑफ देम आर कंसिस्टिंग ऑफ 180 मार्क्स ईच, एंड द टोटल कम्स आउट टू बी 720। तो अगर मैं बात करूं P प्लस सी, दैट इज फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं दैट इज 180 प्लस 180, दैट इज 360। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका बॉटनी प्लस जूलॉजी, दैट इज, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो बॉटनी प्लस जूलॉजी यानी B प्लस Z अगर मैं देखूं, तो द टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 180 प्लस 180 अगेन, so this gives you 360। So physics plus chemistry 360 और botany plus zoology भी 360। So it means कि आपको अपनी प्लानिंग कुछ इस हिसाब से रखनी पड़ेगी कि अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक पर्टिकुलर स्कोर तक पहुंच जाएं और बॉटनी और जूलॉजी में मैक्सिमम स्कोर कर सकें, तो हम 600 प्लस के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट कि कौन सा हमारा थोड़ा सा इजी है और कौन सा ऐसा पर्टिकुलर पोर्शन है जिसमें कि हम कम मार्क्स लाके भी किसी तरह हम 600 प्लस क्रॉस कर सकते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे, बॉटनी प्लस जूलॉजी ये जनरली एक ऐसा एरिया है जहां पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि नीट के जो स्टूडेंट्स हैं दे हैव टेकन बायोलॉजी बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। या तो बायो उनकी पसंद थी, या मम्मी पापा ने उनको मोटिवेट किया या गाइड किया कि भाई PCB लेके आप डॉक्टर बनने की तरफ चलो। सो 10th के बाद जब आपने PCB का कॉम्बिनेशन लिया, तो ये श्योर था आपके माइंड में कि आप बायोलॉजी लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो नीट ही आपका गोल है।
आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 95% ऑफ द केसेस। तो उस केस में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम बात करते हैं कि 95% से ज़्यादा केसेस में अगर ये इंपॉर्टेंट है कि बॉटनी जूलॉजी यानी बायोलॉजी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर बायोलॉजी स्ट्रांग होना चाहिए इसका मतलब बॉटनी और जूलॉजी पे आपकी पकड़ ज़बरदस्त होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया कि बॉटनी भी 180 मार्क्स का है और जूलॉजी भी 180 मार्क्स का है। तो अगर आप बॉटनी में कुछ इस तरीके से चलो कि 180 में से कितने का स्कोर हम अगर कहें कि सेफ है, तो 180 में से अगर आप 170 का स्कोर ला पाते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। सो यहां पे आपको टारगेट करना पड़ेगा कि बॉटनी में यू कैन स्कोर एटलीस्ट 170 आउट ऑफ 180। सो आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट पेज सो दैट वी कैन सी हाउ यू गोइंग टू प्रोसीड। तो आप देख सकते हैं अगले पेज में हम देखेंगे इसको और विल गो फॉर अनदर वन। I think I'll go for another page. One second. तो अब हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट वाइज कैसे रहनी चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट बॉटनी फर्स्ट। तो बॉटनी में जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो ये कि जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जैसे साइटोलॉजी वाला पोर्शन है, सेल बायोलॉजी वाला, या फिर प्लांट फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है। डिटेल में मैं आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगा। विल टॉक अबाउट देम इन अपकमिंग एपिसोड्स एंड अपकमिंग क्लासेस। बट यहाँ पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ टॉपिक्स जैसे सेल बायोलॉजी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, प्लांट किंगडम और जो आपका किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई वाला पोर्शन है जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला, उस पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इकोलॉजी में स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं इसलिए डेफिनेटली यू कैन स्कोर मच बेटर। एंड देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स लाइक कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनमें कि जैसे जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में भी थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस कुछ कुछ होते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला पोर्शन हो गया या जेनेटिक्स का थोड़ा बहुत पोर्शन हो गया, बट स्टिल आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इन सब की वजह से आप अपने मार्क्स को पुश कर सकते हैं। हाँ, मॉर्फोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस में आपको इश्यूज हो सकते हैं, एनाटॉमी में थोड़ा बहुत आपको याद रखने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी बहुत ज्यादा डिटेल में आजकल नहीं आ रहा है और एनसीईआरटी ही मोर और लेस मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में एक बेस बन गया है। तो इसलिए बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस अब उससे नहीं आते, पहले बहुत ज्यादा डिटेल में आते थे, इसलिए उनमें भी आपका स्कोर अच्छा रह सकता है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि बॉटनी में कम से कम आप जो है 170 जरूर स्कोर करें। तो अगर आप 170 स्कोर कर पा रहे हैं आउट ऑफ 180 तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग डील और डेफिनेटली यू हैव अ वेरी गुड चांस। एंड कहते हैं ना कि एक ब्राइट स्टार्ट बहुत जरूरी है इनिंग्स की शुरुआत में। जैसे आप वीरेंद्र सहवाग को अगर आपने फॉलो किया हो कभी, आपके टाइम में वीरेंद्र सहवाग नहीं, आपके टाइम में विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, लेकिन हम लोगों के टाइम में वीरेंद्र सहवाग होता था एंड ही यूज्ड टू प्ले लाइक अ ब्लिट्जक्रीग। ब्लिट्जक्रीग का मतलब होता है कि बिल्कुल बिजली की तेजी से पहले बॉल से आते ही चौका चौका चौका, ठीक है। तो 4 हो गया, 6 हो गया, फटाफट फटाफट रन बनते थे। सो यहाँ बॉटनी में आपको वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में खेलना है, या रोहित शर्मा आजकल जैसे खेलता है, जैसे अभी वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने खेला था, बहुत अटैकिंग क्रिकेट, वैसा आपको खेलना पड़ेगा यहाँ पे और वैसा ही परफॉर्मेंस आपको बॉटनी में देना पड़ेगा। सो 170 आउट ऑफ 180 का टारगेट आपका होना चाहिए बॉटनी में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी, दैट इज zoology. Zoology and botany both are equally important, so it's going to be a good thing if you can score better in both of them. और zoology आमतौर पे मैंने देखा है कि चूंकि आप बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो zoology एक ऐसा ग्राउंड हो जाता है जहाँ पे बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि इट्स वेरी इजी टू स्कोर बिकॉज ह्यूमन बींग से रिलेटेड काफी कुछ है। जैसे खासकर अगर मैं जूलॉजी में बात करूं तो जूलॉजी में आपका जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप अगर ढंग से पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आप गलत करेंगे। सब कुछ लॉजिकल है, बहुत अच्छी तरीके से कराया जाता है और बहुत अच्छी तरीके से अगर आपने किया है और अगर आपकी मेहनत अच्छी रही है तो डेफिनेटली यू कैन इजीली कंप्लीट ऑल दोज 12 to 13 क्वेश्चंस जो कि जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पोर्शन से होते हैं। इसके अलावा इवोल्यूशन में गलतियों का स्कोप बहुत कम रहता है क्योंकि क्वेश्चंस भी थोड़े इजी रहते हैं और टॉपिक भी काफी इजी है, प्रिपेयर करने के दौरान बच्चों को इजी भी लगता है। इसके अलावा आपका फोकस होना चाहिए, अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें कि आपका मार्क्स अच्छा स्कोर हो सकता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की संभावना है। इस बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस बार फ्रॉग भी सिलेबस में
इंक्लूड हो चुका है, तो फ्रॉग पे आपको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, जो कि पिछली बार तक सिलेबस में नहीं था। तो इसलिए फ्रॉग काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान से करेंगे, उसके सिस्टम्स को खासकर जरूर ध्यान से करें। और एक कंपैरेटिव पिक्चर आपके दिमाग में जरूर बनेगी जब आप फ्रॉग के सिस्टम्स को करेंगे, तो आपके दिमाग में एक कंपैरेटिव पिक्चर बनेगी कि हमारे में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वगैरह वगैरह, जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, तो उन सिस्टम्स के कंपैरिजन में फ्रॉग के सिस्टम्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे हमारे सिस्टम्स उनसे एडवांस्ड हैं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लैरिटी भी आएगी और एक बेहतर तरीके से आप स्कोर कर पाओगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं रिप्रोडक्शन वाला जो यूनिट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें एक चैप्टर बॉटनी का भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें बॉटनी में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले ही बताया कि आप 170 आउट ऑफ 180 तक पहुंच सकते हैं। उसमें रिप्रोडक्शन का भी योगदान रहेगा बॉटनी में। लेकिन एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, जूलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो इसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाला जो चैप्टर है, हालांकि उसमें कुछ बॉटनी का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको कवर हम जनरली जूलॉजी में ही कराया जाता है, जनरली हम उसी में करते हैं। देन यू हैव ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के अलावा एक और चैप्टर जो है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो इट्स गोइंग टू बी एन ईजी अफेयर फॉर यू, सो यू कैन ईजिली स्कोर गुड मार्क्स इन दीज पर्टिकुलर पोर्शंस ऑफ जूलॉजी। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो आप देख सकते हैं जो आपका क्लासिकल जूलॉजी है, जैसे एनिमल किंगडम वाला पोर्शन, उसमें भी आजकल बहुत डिटेल अब नहीं आता। पहले बहुत डिटेल आता था, लेकिन अब इतना डिटेल नहीं आता और क्वेश्चंस कम से कम 4-5 आजकल आने लगे हैं। साइंटिस्ट्स के नेम्स पे आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, बॉटनी में भी और जूलॉजी में भी। पहले 2019 तक के अगर आप पेपर देखें तो पिछले मतलब 2019 से 6-7 साल पहले से अगर आप पेपर्स को एनालाइज करें, प्रीवियस ईयर पेपर्स को, तो साइंटिस्ट वगैरह के जो नेम्स थे वो आने बंद हो गए थे, लेकिन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अचानक से नहीं 2020 में अचानक आया है। और 2020 के बाद आप देखेंगे फ्लो थोड़ा बनता ही गया। इवन मैच द फॉलोइंग में भी कई बार जो है इस तरह के क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो उस पर भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यू नीड टू टेक स्पेशल केयर इन इंश्योरिंग दैट यू डू नॉट मिस दोज क्वेश्चंस। एंड इसके अलावा जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की, तो जूलॉजी में आप देख सकते हैं कि जूलॉजी में जिस तरीके से ह्यूमन हेल्थ वाला पोर्शन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपको ध्यान से करने हैं। बहुत इजी रहता है वो भी, ऑन टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं, जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस घुमा के भी जो पूछे जाते हैं वो भी बच्चों को ईजी लगते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड एस्पेक्ट। देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, टू द पॉइंट, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है। एंड इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी वाला यूनिट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बायोटेक्नोलॉजी वाले यूनिट में जो आपका प्रोसेसेस वाला चैप्टर है एंड बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस वाला चैप्टर है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो गया, या जीन थेरेपी की बात हम करें, या इवन हम फर्स्ट वाले चैप्टर में अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो पीसीआर की बात करें, पीसीआर में जैसे क्वेश्चंस आपका सीधे सिंपली आ गया, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉपीज आर फॉर्म्ड इन द पीसीआर, तो बहुत सिंपल है, 2 raised to power n, where n is the number of cycles. So ये ध्यान में रखेंगे, 2 raised to power n, where n is the number of cycles. तो इस तरीके से चलते हैं। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे पीसीआर के अलावा आपका जैसे अग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जेल में हम कौन सी ऐसी डाई डालते हैं जो कि आपके डीएनए के बैंड्स को विजिबल कराता है यूवी ट्रांसइल्यूमिनेटर में, तो दैट डाई इज इथीरियम ब्रोमाइड। तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस काफी आते हैं। देन यू हैव फर्मेंटर से रिलेटेड, बायोरिएक्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बेसिकली जो भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से चाहे सेकंड चैप्टर से, दोनों कुछ चैप्टर से ही आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा आते हैं, एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस से आपके लिए और चीजें इजी हो जाती हैं। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को अगर आप ढंग से करते हैं जूलॉजी में, तो डेफिनेटली जूलॉजी कैन बी अ मच स्कोरिंग सब्जेक्ट। एंड आप उसमें आराम से, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो थोड़ा सा बॉटनी से भी हल्का सा आप ज्यादा इसमें ले सकते हैं, और आप इसमें टारगेट ले सकते हैं 175 का। तो अगर आपने यहाँ टारगेट 175 का ले लिया आउट ऑफ 180, और अगर ये दोनों ही टारगेट बॉटनी में 170 आउट ऑफ 180 और जूलॉजी में 175 आउट ऑफ 180 अगर आपने ले लिया, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आपका 170 आ गया और यहाँ पे अगर आपका जूलॉजी में 175 आ गया, तो यहाँ पे आपका टोटल कितना हो गया, the total becomes 345. So this 345 is out of how much? बताइए, इन दोनों को तो हमने जोड़ दिया, 345 is out of 360। अभी हमने जोड़ा था ना पिछली स्लाइड में कि 360 जो है वो बॉटनी जूलॉजी के लिए है, और 360 जो है वो
फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज 345 आउट ऑफ 360। तो 345 का स्कोर अगर आपने ले लिया यहाँ पे तो आपने आधी बाजी जीत ली। एंड अगर यहाँ 345 हो गया तो ये तय मानिए कि वहां 600 प्लस होना अब उतना मुश्किल नहीं रहे। और ये आपको इंश्योर करना है, और कैसे इंश्योर करेंगे ये हम अभी देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपका टारगेट जो सबसे पहला अचीव करना था वो था बॉटनी में 170 आउट ऑफ 180, जूलॉजी में 175 आउट ऑफ 180, यानी कि दोनों को ऐड कर दें तो हो जाता है 345। सो यू हैव टू अचीव अ टारगेट ऑफ 345 आउट ऑफ 360। आई होप इट इज क्लियर। सो ये पूरा टारगेट आपको अचीव करना है। तो सबसे अगर हम छोटे छोटे टारगेट्स की बात करें तो पहले छोटा टारगेट क्या है, बॉटनी में 170, जूलॉजी में 175, ये दूसरा छोटा टारगेट है। और दोनों को मिला के एक बहुत बड़ा टारगेट है जूलॉजी प्लस बॉटनी, यानी बायोलॉजी पूरा पोर्शन अगर हम कंबाइन कर दें तो यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 345 आउट ऑफ 360। So this is going to be a very easy job for you to score 600 plus if you can score at least 345 out of 360. अब इसके ऊपर अगर किसी स्टूडेंट का आ जाता है तो और अच्छा है, बोनस है। कुछ स्टूडेंट्स इसी में आपने देखा होगा आजकल बच्चे 720 आउट ऑफ 720 भी ला रहे हैं, और जो टॉप मोस्ट स्कोर जा रहा है नीट में वो पिछले 3 सालों से अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 720 आउट ऑफ 720 जा रहा है। तो इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग। अगर आप इससे भी ज्यादा ले आ सके तो बोनस। और हो सकता है अगर मान लीजिए बॉटनी में आपने 175 कर दिया, जूलॉजी में भी 175 कर दिया, तो इट इज 350। और अगर दोनों में कुछ ऐसा हो गया कि किसी एक में आपने 180 आउट ऑफ 180 कर दिया, तो इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। एंड डेफिनेटली ये आपका जो है और पुश होकर 355 भी हो सकता है। सो इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग इफ यू कैन पुश मोर एंड मोर इन दिस। तो जितना आप यहाँ पे ज्यादा ले आएंगे, यानी 345 तो आप मिनिमम रखिए, 345 शुड बी योर मिनिमम टारगेट। लेकिन 345 के बियॉन्ड आप जितना ला पाएंगे वो आपका बोनस है, और वही आपको आगे प्रोपेल करेगा टुवर्ड्स 600 प्लस। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हाउ टू स्कोर 600 प्लस। चलिए चले आगे, चलिए। तो अब हम देखेंगे कि दो छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज हमने देखी जिनको हम पूरा कर सकते हैं बॉटनी और जूलॉजी में, और एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी हमारी बायोलॉजी की पूरी हो जाती है, दैट इज एटलीस्ट 345 आउट ऑफ 360। अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए अब हम ध्यान से देखते हैं। अब 2 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ज्यादातर स्टूडेंट्स का फिजिक्स, अगर मैं बात करूं नीट एस्पिरेंट्स का, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट नीट एस्पिरेंट्स राइट नाउ बिकॉज आवर फोकस इज नीट। तो अगर मैं नीट एस्पिरेंट्स की बात करूं तो ज्यादातर नीट एस्पिरेंट्स का बॉटनी वाला पोर्शन और जूलॉजी वाला पोर्शन तो अच्छा होता है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी काफी बच्चों का अच्छा होता है, लेकिन फिजिक्स वाला पोर्शन थोड़ा डावाडोल। तो इसीलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम पहले केमिस्ट्री को देखेंगे कि केमिस्ट्री में कितना स्कोर कर सकते हैं आप, और केमिस्ट्री में कितना स्कोर आपके लिए सही रहेगा, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 600 प्लस तक पहुंचने के लिए। तो केमिस्ट्री का अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री के 3 पोर्शंस हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप पूरा कमांड रखते हैं और नेम रिएक्शंस वगैरह, गैटरमैन रिएक्शन है, सैन-मेयर-कोक रिएक्शन है, वगैरह वगैरह जितने भी आपके नेम रिएक्शंस हैं, मार्कोनिकॉफ्स रूल है, आपका एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल है ना। तो ये सारा अगर आप ध्यान से करते हैं और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अगर आपकी अच्छी कमांड है तो डेफिनेटली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस इजीली कर जाओगे। आपको पूरा स्ट्रक्चरल नॉलेज होनी चाहिए कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और सारी चीज़ों का केमिकल फॉर्मूले वगैरह अगर आपको ध्यान है तो चीज़ें इजी हो जाती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, केमिकल काइनेटिक्स है, सॉलिड स्टेट है, थर्मोडायनेमिक्स है, वगैरह वगैरह, अगर इन सभी टॉपिक्स को हम देखें तो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी ईजी है और कॉन्सेप्ट भी काफ़ी ईजी है। एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स अगर मैं बात करूं तो उसमें भी काफी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, बोहर्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, ऑल दीस थिंग्स आर वेरी इजी। एंड अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करूं तो ये सारी चीजें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, है ना, ऑल दीस थिंग्स आर वेरी इजी। तो अगर आप इन सब की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री भी आपको बूस्ट दे देता है। रहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद है, आपको फोकस किस पे करना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल आपको ध्यान से करना पड़ेगा। अगर पीरियोडिक टेबल आपको याद है और अगर पीरियोडिक टेबल पे आपकी पूरी कमांड है तो आपके लिए
एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स करना आसान हो जाएगा। साथ ही डी एंड एफ ब्लॉक भी आप आसानी से कर सकते हैं। यानी एस ब्लॉक में जैसे एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, या पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो जो आपकी सारी फैमिलीज हैं, हेलोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, सारी जितनी भी ये फैमिलीज हैं, ये सारी फैमिलीज अगर आप कर लेते हैं और साथ में लैंथेनाइट और एक्टिनाइट वाला पोर्शन अगर आप कवर कर गए तो आपने बाजी जीत ली। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वगैरह, जिसमें कि मार्क्स स्कोर करना इजी है। तो इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा आपको फोकस जरूर ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने फोकस देके, कॉन्सेप्चुअल है कई चीजें इनऑर्गेनिक में भी, आपको ध्यान समझ से रखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं उनको अगर आपने अच्छी तरह फोकस कर लिया और कुछ चीजों को जिनको रिमेंबर करना है उनको अगर आपने ध्यान से रिमेंबर करके रखा तो डेफिनेटली इनऑर्गेनिक में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर ऐसा कर लिया आपने, और अगर केमिस्ट्री में आप जो है, ध्यान से देखेंगे इस चीज को, अगर केमिस्ट्री में आप 155 स्कोर कर लेते हैं आउट ऑफ 180 तो आपने बाजी जीत ली। केमिस्ट्री में आपका टारगेट होना चाहिए 155। यह मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए 600 प्लस का मतलब सिर्फ 601 नहीं है, 602 नहीं है। 600 प्लस का मतलब 600 से ऊपर कुछ भी हो सकता है, वो 610 भी हो सकता है, 650 भी हो सकता है, 690 भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको फोकस ये करना है कि यहाँ पे अगर आप 155 स्कोर कर लें तो बाकी फिजिक्स में ये दारोमदार रहेगा कि फिजिक्स ये डिसाइड करेगा कि आपका टोटल स्कोर कितना होगा। ठीक है। और वाकई मैं आपको बता दूं, मेडिकल में नीट के एस्पिरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो नीट एग्जामिनेशन में नीट एस्पिरेंट्स को सबसे ज्यादा डर, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ऑल द स्टूडेंट्स बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स को सबसे ज्यादा डर फिजिक्स से ही लगता है। तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि फिजिक्स को डिसाइडिंग फैक्टर आपको रखना ही पड़ेगा, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर तो चारों सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि जूलॉजी बॉटनी में भी आपको उतना स्कोर करना ही पड़ेगा कि आपका 345 आ जाए टोटल बायोलॉजी में आउट ऑफ 360, और उसी तरह केमिस्ट्री में भी आपको 155 करना पड़ेगा। तो डिसाइडिंग फैक्टर तो चारों हैं, लेकिन चूंकि फिजिक्स ज्यादातर नीट एस्पिरेंट्स का वीक रहता है, इसलिए फिजिक्स में स्कोर अगर थोड़ा कम भी रहे तो इन तीनों में आपको काफी ह्यूज स्कोर लेना पड़ेगा। खासकर बॉटनी जूलॉजी में आपका स्कोर 345 मिनिमम रखना पड़ेगा आउट ऑफ 360। दैट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल बायोलॉजी, दैट इज इन बॉटनी यू हैव टू स्कोर 170 आउट ऑफ 180 एटलीस्ट, एंड इन जूलॉजी यू हैव टू स्कोर 175 आउट ऑफ 180 एटलीस्ट. Okay, if you want to get 600 plus. And then in chemistry at least your score should be 155, and then in physics, अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की तरफ चलें। कई बच्चे जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो जब हम क्लास लेते हैं जब कभी, तो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में बच्चे बड़े एक्साइटेड रहते हैं। फिजिक्स में बच्चे एक्साइटेड तो रहते हैं, लेकिन कई बच्चों को फिजिक्स से डर भी लगता है। तो फिजिक्स जो है ये आपको ध्यान से करना पड़ेगा। और जनरली जब पैटर्न होता है ना, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि पेपर जब सॉल्व करें तो कैसे करें। अभी कई आपके अपकमिंग एपिसोड्स में ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें जनरली क्या होता है कि कई बच्चे बॉटनी जूलॉजी से शुरू करते हैं, पहले कोई बच्चा बॉटनी करता है, कुछ जूलॉजी करता है, कुछ बच्चे जूलॉजी से शुरू करते हैं, फिर बॉटनी पे आते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, और ज़्यादातर बच्चे लास्ट में फिजिक्स करते हैं। और ये सही भी है, क्योंकि फिजिक्स कहते हैं ना, जो सबसे टफ हो उसको लास्ट में करना चाहिए। अगर आप उसको लास्ट में करते हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है मामला। क्यों? क्योंकि जो ईजी पोर्शंस थे उनको आपने मैक्सिमली निकाल दिया है और उनको आपने ढंग से अच्छी तरह करके उनमें मैक्सिमम मार्क्स अपने सिक्योर कर लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स नाउ। तो आपका पहले मैं टोटल देख लूं अब तक का, है ना। टोटल देखना बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा बॉटनी में हमने रखा टारगेट 170 का, जूलॉजी में 175 का, और इसमें हमने रखा 155 का। ठीक है, तो टोटल देखिए कितना हो गया, 0, एंड दिस इज 0, and this is how much? This is 500. तो आपके अब तक 500 हो चुके। तो 500 अगर आपने इन तीनों में सिक्योर कर लिया तो फिजिक्स में अगर आपका फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं भी है तो भी आप अगर 100 से ऊपर कुछ भी स्कोर कर लें, अब ध्यान से देखिएगा, 100 से ऊपर कुछ भी स्कोर कर लें तो आप, और आपका जो टारगेट है 600 प्लस का मिनिमम, ये मिनिमम टारगेट रखना है आपको। 600 प्लस का जो टारगेट है ये अचीव आपने। लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखिए फिजिक्स में आपका जो मिनिमम टारगेट होना चाहिए, देखिए 500 तो आपका स्कोर हो गया, और आपको स्कोर कितना करना था टोटल, 600 प्लस। यही तो हमारा टारगेट था, 600 प्लस। तो 600 प्लस को टारगेट करने के लिए यहाँ कितना बचा,
600 प्लस में से 500 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो इफ यू सब्ट्रैक्ट 500 आउट ऑफ 600 प्लस, इट विल बी व्हाट, 100 प्लस. सो फिजिक्स में आपका टारगेट होना चाहिए 100 प्लस. तो 100 प्लस कुछ भी हो फिजिक्स में, आप सेफ जोन में हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ऐसा लाना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि 12th के जो टॉपिक्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, आपका मैग्नेटिज्म है, बायोट-सैवर्ट लॉ और वो सारी चीजें आती हैं. आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे कूलम्स लॉ वगैरह है, ये सब काफी इजी है और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इनसे. देन अगर मैं बात करूं करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वो भी काफी इजी रहता है पोर्शन. देन आप देख सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स और हैं आपके, जैसे सेमीकंडक्टर्स वगैरह, जिसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी है. मॉडर्न फिजिक्स जिसमें कहते हैं, जो मॉडर्न फिजिक्स वाला जो टॉपिक है वो काफी इजी है. देन अगर हम 11th की बात करें तो मैकेनिक्स जरूर बच्चों को टफ लगता है, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन मैकेनिक्स में भी कुछ सिलेक्टेड पोर्शंस को आप ढंग से करके एटलीस्ट 100 प्लस का टारगेट रख सकते हैं. और 100 से ऊपर जितना आएगा, चाहे आपका 130 आया तो इट विल बी 630, 140 आया इट विल बी 640, तो ये स्कोर आपका बढ़ता जाएगा. तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं और उस तरीके से आपका फोकस होना चाहिए. तो मैकेनिक्स टफ है, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन अगर आप उसमें जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, उन पर फोकस करें, कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे आप देखिए, अगर आप बात करें वर्क एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर आप कुछ फोकस करें थोड़ा सा, तो उसमें आपका आ सकता है. वेक्टर्स पे अगर आप फोकस करें, कुछ और भी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ आप सेलेक्टिवली ढंग से पढ़ के उन पोर्शंस को स्ट्रॉन्ग करके वहाँ पे मार्क्स ला सकते हैं. ग्रेविटेशन वाला पोर्शन है आपका, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स वाला जो पोर्शन है, उसमें थोड़ा सा. तो हर टॉपिक हर एक का स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा, एक कहते हैं ना, टफ भी लगता है बच्चों को थोड़ा. क्या मैं तो कहूँगा कई बच्चों को बहुत टफ लगता है. आई होप मोस्ट ऑफ यू विल एग्री विथ मी. लेकिन टफ भी लगे तो उसकी भी स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी कि सेलेक्टिवली उन टॉपिक्स को कर लें जो टॉपिक्स आपको उतने टफ नहीं लगते, ताकि कम से कम उन टॉपिक्स में मार्क्स स्कोर करके आप उतने मार्क्स हासिल कर लें, सो दैट यू आर गेटिंग एटलीस्ट 600 प्लस out of 720 in the NEET entrance. So this is going to be a very important thing which need to be followed by every NEET aspirant, and every NEET aspirant should ensure that he should be able to at least get 500 out of 360 plus 180, that is 500 out of 540. अगर हम बात करें यहाँ पे 500 out of 540, यानी यहाँ पे मैंने 3 सब्जेक्ट्स के स्कोर को मिलाया है. जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो है 500, यानी अगर आपको 600 प्लस चाहिए तो यहाँ पे आपको 540 में से, आप ध्यान से देखिए, 540 में से यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 500. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 3 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया है, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री. तो इन तीनों में ZBC में अगर आपने 500 स्कोर कर लिया आउट ऑफ 540, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग 180 है उसमें से अगर आपने सपोज 130 स्कोर किया, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो आपका स्कोर हो जाएगा 500 प्लस 130, इट विल बी 630. और अगर किसी बच्चे ने फिजिक्स बहुत स्ट्रांग कर ली है ना, और फिजिक्स में वो 150 ले आया है ना, केमिस्ट्री में 155 कर दिया, फिजिक्स में 150 ले आया, तो और अच्छा स्कोर है, देन इट कैन बिकम 650. तो ये तो बेटा मैंने आपको जो बताया, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू if you want to secure your seat in a safe zone at least, and if you want to at least get a government medical college after qualifying your NEET entrance exam. So that is very very important. उसके लिए आपको मिनिमम इतना करना पड़ेगा. लेकिन आपका टारगेट सिर्फ इतना नहीं रखना चाहिए. आपका टारगेट क्या रखना चाहिए कि जूलॉजी, बॉटनी में अगर हम देखें तो हमने बॉटनी में टारगेट रखा 170. ये 600 प्लस का टारगेट कैसे अचीव करना है ये तो समझ में आ गया आपको, है ना. 600 प्लस कैसे करना है ये तो समझ में आ गया. लेकिन अब हमारा टारगेट हमें सिर्फ इतना ही नहीं रखना चाहिए, हमें टारगेट तो और ऊंचा रखना चाहिए. 600 प्लस तो मिनिमम टारगेट है, लेकिन जो असल टारगेट है that should be more than that. That can be 670 also, 680 also, 700 also. Why not? ठीक है. तो उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि बॉटनी में 170 के बजाय you should target 180. Zoology you can target 180 instead of 175. And chemistry में भी अगर आप 155 की जगह 175 टारगेट कर लो, क्यों नहीं आ सकते आप? 700 के आसपास भी जा सकते हैं, बशर्ते आप फिजिक्स में, जिन बच्चों का फिजिक्स काफी स्ट्रांग है या अच्छा खासा स्ट्रांग है, वो बच्चे फिजिक्स में भी 170-75 तक जा सकते हैं. तो डेफिनेटली 700 के आसपास आप आराम से ला सकते हो. और अगर आपके चारों स्ट्रांग हैं तो भाई भी बन सकते हो, है ना. तो टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स में भी आ सकते हो. तो जिनके 720 आउट ऑफ 720 आते हैं वो क्या करते हैं, उनके चारों में, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चारों में 180 आउट ऑफ 180 आते हैं. तो जब चारों में 180 आउट ऑफ 180 आएगा तो ऑब्वियस सी बात है 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 यानी 720 आउट ऑफ 7.
इज दैट क्लियर? तो टारगेट आपको और बड़ा रखना है, लेकिन ये जरूर इंश्योर करना है कि अगर कुछ ना भी हो तो मिनिमम 600 प्लस जरूर आ जाए। और आज की क्लास में, आज के एपिसोड में वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, दैट हाउ यू कैन इंश्योर दैट एटलीस्ट यू आर गेटिंग 600 प्लस। मजा आया? तो आगे के अपकमिंग एपिसोड्स में हम बात करेंगे और अलग अलग तरीके से अलग अलग स्ट्रेटजीज देखेंगे कि कैसे 600 प्लस लाने के लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, एग्जाम के दौरान क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, एंड सब्जेक्ट वाइज एज वेल एज टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी भी हम देखेंगे। तो वी विल टॉक अबाउट ऑल दैट। तो आपको मजा आया होगा। आई होप you all must have been able to understand how to secure as much marks as possible in NEET and how to secure at least 600 plus. ठीक है? तो चलिए अब मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। थैंक यू। टिल देन बाय बाय।